हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है। कल अपने लास्ट टाइम में बात कर रहे थे 11th केमिस्ट्री की, स्टार्ट कर दिया था हमने लेक्चर। इसमें हमने बेसिक सी बातें की थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। कल हमने बात की थी सबसे पहले रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान। तो आपने कहा था कि रसायन विज्ञान एक्चुअल में है क्या? विज्ञान की वो शाखा जिसमें मुख्य रूप से रसायन यानी कि केमिकल्स की स्टडी की जाए, रसायनों का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की उस शाखा को आप कहेंगे रसायन विज्ञान। इज दैट क्लियर? फिर आपने कहा कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल रूप से 3 शाखाएं होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। इसमें सबसे पहले आपने बात की थी कार्बनिक रसायन विज्ञान की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें आपने कहा कि यह रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मुख्य रूप से केवल और केवल कार्बन की ही स्टडी की जाती है, यानी कि कार्बन से संबंधित जितने भी तत्व। तो आपने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन या फिर कार्बन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी का अध्ययन किया जाए। सेकंड, फिर आपने कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन के अलावा जितने भी अन्य तत्व हैं उन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फिर आपने बात की थी फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिकीय रसायन विज्ञान। इसमें आपने कहा कि ये रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन हो चाहे कार्बन के अलावा अन्य कोई भी तत्व हो, वो उस तत्व के या फिर यौगिक के कोई भी भौतिक गुणधर्म है, जैसे कि बात की जाए गलनांक की, क्वथनांक की, घनत्व की, ये जितने भी भौतिक गुणधर्म हैं इन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी शाखा को आप कहेंगे भौतिकीय रसायन विज्ञान यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिर हमने लास्ट टाइम में बात की थी आपके सिलेबस की थोड़ी सी। आपने कहा कि फर्स्ट बुक जो है उसमें 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें आपने कहा था कि ये बेसिक सा चैप्टर है जिसमें वो बातें आएंगी जो आपको 11th और 12th पूरी केमिस्ट्री में पढ़नी होती है, वो सारी बातें आएंगी। फिर आपने सेकंड चैप्टर की बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इसमें जितने भी परमाणु से संबंधित सिद्धांत हैं, डाल्टन का है, रदरफोर्ड का, जितने भी परमाणु से संबंधित सिद्धांत हैं वो सारे के सारे सिद्धांत इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। फिर आपने कहा कि तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता। तो मैंने कहा था कि आवर्त सारणी आपने 10th क्लास में पहले भी पढ़ रखी है, उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप मोजले के द्वारा दी हुई है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, वो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा आवर्तिता यानी कि पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्वों में क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को ही कहा जाता है पीरियोडिसिटी यानी कि आवर्तिता। नेक्स्ट, फिर आपने बात की थी 4th चैप्टर की जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना, जिसमें आपने कहा था कि मान लो कोई भी 2 तत्व हैं, वो जब आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उस बंध को कहा जाता है रासायनिक बंध, और इस प्रक्रिया को कहेंगे रासायनिक बंधन। जब रासायनिक बंधन की प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान नए यौगिकों का निर्माण होता है, नए अणुओं का निर्माण होता है। उन सब की संरचना आप जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसी का नाम है रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। नेक्स्ट, फिर आपने बात की थी द्रव्य की अवस्थाएं, 5वां चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आपने कहा था कि लिक्विड और गैस जो हैं वो तो हैं आपकी 11th चैप्टर में, और इसके अलावा जो सॉलिड है वो है आपके 12th में। अच्छा, गैस और लिक्विड ये दोनों हैं 11th में। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अपने डिस्क्राइब करने वाले हैं 5th चैप्टर में। फिर आपने बात की थी 6th चैप्टर की जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। तो मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है या फिर कोई भी रसायन है उस पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को आप जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसी का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। फिर आपने कहा था लास्ट 7वां चैप्टर फर्स्ट बुक का, कौन सा भाई?
इक्विलिब्रियम। देखिए आपकी बुक में इक्विलिब्रियम साम्यावस्था दिया हुआ है। एक्चुअल में साम्यावस्था के दो पार्ट होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम अलग होता है और आयनिक इक्विलिब्रियम अलग होता है। आपको यहाँ सेपरेटली दोनों अलग अलग करवाए जाएंगे, बाकी आपकी बुक में दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको ब्रीफली बताया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिएगा इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, तो मैंने कल बताया था आपको कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, उसमें मोस्टली देखिए अगर अपने दिशा के अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, उनको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जबकि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से अभिकारक भी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच में क्या है, बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, और इस बैलेंस को ही कहा जाता है साम्यावस्था। ये थी बात आपकी फर्स्ट बुक की पहले से लेके 7वें चैप्टर तक। नेक्स्ट बात करते हैं 8th चैप्टर की, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं आपने पढ़ रखी होगी 10th क्लास में कि ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना वगैरह वगैरह, ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, इन्हीं को ही सम्मिलित रूप से कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और रेडॉक्स अभिक्रियाएं इस चैप्टर में आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, किस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, ये सारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं 9th चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इस चैप्टर में आप हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं, हाइड्रोजन से संबंधित जो भी बातें दी हुई हैं, जो भी इनके नियम हैं, जो भी हाइड्रोजन के गुण हैं, किसके साथ ये रिएक्शन करता है, किसके साथ नहीं करता, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, ये सारी बातें आप जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं 10th की, इस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में बहुत सारे 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। समझिएगा एस ब्लॉक पूरा का पूरा आपके है 11th क्लास में, पी ब्लॉक के सिर्फ 2 वर्ग 13वां और 14वां वर्ग जो है वो है 11th क्लास में, बाकी 15वां, 16वां, 17वां और 18वां ये चारों वर्ग हैं किसमें, 12th क्लास में। यानी कि पी ब्लॉक जो है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब कि उसके 2 वर्ग जो हैं वो तो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, और बाकी के 4 जो वर्ग हैं वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में। आ रही है बात समझ में? और पूरा का पूरा जो एस ब्लॉक है वो है आपके 11th क्लास में। बात करते हैं नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको अभी बताया है। पूरा का पूरा एस ब्लॉक आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, जबकि पी ब्लॉक का कुछ पार्ट यानी कि सिर्फ 2 वर्ग 13वां और 14वां आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, बाकी जो अन्य 4 वर्ग रह गए वो आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। नेक्स्ट बात करें 12वां चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं
तकनीकें, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम कल बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि रसायन विज्ञान की वो शाखा है, कार्बनिक रसायन विज्ञान जो है वो रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मुख्य रूप से केवल और केवल कार्बन का ही अध्ययन किया जाता है। अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बन के क्या क्या सिद्धांत दिए हुए हैं, कैसे कार्बन का नामकरण किया जाता है, किस प्रकार से कार्बन में गुण होते हैं, बहुत सारी बातें आप पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन देखिए ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, समझिएगा। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे यौगिक आप थोड़ा सा तो जानते होंगे ना 10th क्लास में, हाइड्रोकार्बन नाम तो सुना होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सुना होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होता है, डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होती है, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो एल्काइन होते हैं। ये सब बातें आप थोड़ी से सुन चुके हैं, यहाँ पे आप इनको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट आपका चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहा जाता है पर्यावरणीय रसायन, यानी कि केमिकल्स जो होते हैं, अब आपको पता है कि वो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ केमिकल्स जो हैं वो पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाते हैं। तो मतलब किस प्रकार से केमिकल्स का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो जितनी भी बातें हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सब पढ़ चुके हैं पहले ही, जिसको बोलते हैं हरित प्रभाव, पढ़ा होगा ना, हरित ग्रह प्रभाव, ये सब बातें जो हैं वो आप पढ़ेंगे इस पर्यावरणीय रसायन वाले चैप्टर में। आ रही है बात समझ में? अब देखिए बात करते हैं, सबसे जो आपका पहला चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिर सेकंड चैप्टर था आपका कौन सा भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड चैप्टर था आपका कौन सा भी, पीरियोडिक टेबल वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ चैप्टर था आपका रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, पांचवा चैप्टर था आपका द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य और गैस, छठा चैप्टर था आपका रासायनिक उष्मागतिकी, और सातवां चैप्टर है आपका साम्यावस्था। 1 से लेके 7 चैप्टर तक याद रखिएगा, 1 से लेके 7 चैप्टर तक। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली बुक है आपकी पूरी बुक, वो पार्ट है केमिस्ट्री का कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री। ये पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। कल हमने बात की थी ना, केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती हैं, कौन सी भी, भौतिकीय रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसमें जो आपने लास्ट पढ़ी थी भौतिकीय रसायन विज्ञान, ये पहले से लेके 7वें चैप्टर तक की जो बात की थी हमने कल, जो फर्स्ट बुक है वो आपकी पूरी है फिजिकल केमिस्ट्री। आ रही है बात समझ में? फिर आपने बात की 8वां चैप्टर कौन सा था अभी, रेडॉक्स रिएक्शन। 9वां चैप्टर कौन सा था, हाइड्रोजन। 10वां चैप्टर कौन सा था, एस ब्लॉक के तत्व है, और 11वां चैप्टर कौन सा है, पी ब्लॉक के तत्व है। 8 से लेके 11 ये जो 4 चैप्टर हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये जो 4 चैप्टर हैं वो पार्ट हैं किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कल हमने बात की थी अकार्बनिक रसायन विज्ञान की, ये पार्ट हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान के। नेक्स्ट बात करते हैं 12वां, 13वां और 14वां, ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, अभी हमने बात की थी, देखिएगा 12वां चैप्टर, देखिए यहां से स्टार्ट हो गया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकी, 12वां चैप्टर। इसके अलावा 13वां चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन और 14वां चैप्टर है पर्यावरणीय रसायन। ये जो तीनों चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री का पार्ट है, कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ रही है बात समझ में?
तो आपके ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हो चुकी है। प्रताप जी सर करवा रहे हैं आपको, ये आपको प्रताप जी सर करवा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो है 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन चैप्टर नंबर है आपका कौन सा भी, 12वां। तो सबसे पहले हमने बात की है कार्बनिक रसायन की। अच्छा, क्या होता है कार्बनिक रसायन? इसकी बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं कल। कार्बनिक रसायन एक्चुअल में होता क्या है? रसायन विज्ञान की वो शाखा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। कार्बनिक रसायन इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भी हमने बात की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा किस प्रकार से, कल मैंने इसकी डेफिनेशन लिख के बताई थी आपको कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें मुख्य रूप से कार्बन तथा कार्बन से संबंधित, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन तथा कार्बन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाए, विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को कार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता है। यह मैं आपको डेफिनेशन कल भी बता चुका हूं कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें मुख्य रूप से कार्बन तथा कार्बन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को आप कहेंगे कार्बनिक रसायन विज्ञान। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हेडिंग लिखिएगा कार्बन। देखिए, आपको पता है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है प्रॉपरली, कार्बन। अच्छा, कार्बन की बात करें, आपको इतना तो पता होगा, आवर्त सारणी आपने कुछ तो पढ़ी होगी। आवर्त सारणी में कार्बन जो है वो कितने नंबर पे आता है? अगर आपको पता हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। इसका मतलब आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान कितना है भी? 6 है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये 6ठे स्थान पे आता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 10th क्लास में कुछ सीखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप टेंशन मत लीजिए, ये आपके 11th क्लास के 3rd चैप्टर में फिर से आने वाला है। पूरा कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफाइन करते हैं, वो सारी बातें आप पढ़ने वाले। तो याद रखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। देखिए 6 नंबर पे आते हैं, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s2 2s2 2p2। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन।
इस कार्बन के बहुत सारे अपर रूप भी हैं। मैं आपको वापस से 10th क्लास वाली चीजें याद करवा रहा हूं। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप पढ़ा होगा आपने। कौन से थे भाई? 3 आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। एक तो था डायमंड, हीरा, और एक था ग्रेफाइट, और एक था फुलरिन। एक था भी डायमंड, एक था ग्रेफाइट, और तीसरा क्या था? फुलरिन। ये पढ़े होंगे कार्बन के अपर रूप। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब पढ़ते हैं अपने कार्बन के आगे कि कार्बन में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, कार्बन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। कार्बन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कोई भी अकार्बनिक पदार्थ लिया और उस अकार्बनिक पदार्थ से सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था प्रयोगशाला में। आ रही बात समझ में? तो फ्रेडरिक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किन्हीं अकार्बनिक पदार्थों से, इसका मतलब उसमें कार्बन नहीं था, किन्हीं अकार्बनिक पदार्थों से सबसे पहले निर्माण किया था कार्बनिक पदार्थ का। तो इसमें लिखिएगा, सर्वप्रथम फ्रेडरिक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने, फ्रेडरिक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। देखिए, आपको पता है कि कार्बन जो है वो प्रकृति में तो पाया जाता है। भी प्रकृति में पाया जाता है वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो नेचुरल हो गया। हम चाह रहे हैं कि कार्बन को आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में कैसे मैन्युफैक्चर करें, कैसे उसको मतलब बनाएं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे फ्रेडरिक वोहलर। इन्होंने सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, जिनमें कार्बन नहीं था, अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था प्रयोगशाला में। समझिएगा किस प्रकार से किया था। इन्होंने एक यौगिक लिया था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार नीट जैसे एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक वोहलर द्वारा लिया गया सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ है अमोनियम साइनेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4CnO। देखिए, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन भी नहीं होता है। ये कार्बन नहीं है। अरे क्या बात समझ में? ये कार्बन नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है? साइनाइड है। साइनाइड में कार्बन होता है लेकिन कंजॉइंट फॉर्म में होता है। ये जो यौगिक है वो होता है आपका इनऑर्गेनिक प्रकार का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हिंदी में लिख देता हूं, ये जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट वो होता है अकार्बनिक पदार्थ। इसमें कार्बन नहीं होता, अकार्बनिक पदार्थ। अरे के बात समझ में? सबसे पहले इसने लिया था अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर इसने गर्म किया था।
याद रखिएगा, इस तीर के ऊपर जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, इस तीर के ऊपर अगर ये त्रिभुज का निशान आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि लिए गए इस अभिकारक को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। इस ट्रायंगल का मतलब होता है प्रोवाइड टू हीट, यानी कि उष्मा प्रदान करना। तो जैसे ही अमोनियम साइनेट को इस फ्रेडरिक वॉलर नामक वैज्ञानिक ने लेबोरेटरी में उष्मा प्रदान की, तो ये जो अमोनियम साइनेट है इसका होता है रीअरेंजमेंट। मतलब ये जो यौगिक है वो टूटता है और अपने ही किसी दूसरे यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा किस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन है वो जाके जुड़ जाता है दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में। किस प्रकार से समझिएगा, ये नाइट्रोजन सबसे पहले बात कर रहा हूं, इसके साथ में है दो हाइड्रोजन। इस वाले नाइट्रोजन परमाणु के साथ में कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। अच्छा, ये नाइट्रोजन जो है वो यहां से निकलता है और निकल के इसके दो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है। ये हो गया NH2। आ रही है बात समझ में? अब देखिएगा यहां रहा NH2, दो हाइड्रोजन निकल गए और वो दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में जाके जुड़ गए NH2। बीच में क्या रहा, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। बीच में रहा आपका एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, वो इस प्रकार से डबल बॉन्ड की फॉर्म में जुड़ जाते हैं। ये जो यौगिक बना है यही होता है यूरिया, तो अपने खेतों में डालते हैं यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखिए जो अमोनियम साइनेट लिया हुआ है सबसे पहले ये होता है अकार्बनिक पदार्थ, और ये जो यूरिया बना है सबसे पहले लेबोरेटरी में वो होता है कार्बनिक पदार्थ। ये है कार्बनिक पदार्थ। तो फ्रेडरिक वॉलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किसी अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया, उसको गर्म किया, तो इस यौगिक में क्या होता है, रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो यौगिक है वो अपना विन्यास चेंज कर देगा, पुनर्विन्यासित होने लग जाएगा। मतलब किस प्रकार से, ये नाइट्रोजन इसके दो हाइड्रोजन को खींच लेगा। जैसे ही ये नाइट्रोजन इसके दो हाइड्रोजन को खींचा, ये बन गया NH2। अच्छा, यहां पीछे क्या रहा, दो हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन ने खींच लिए, पीछे क्या रहा इसके पास, दो हाइड्रोजन रहे, ये रहा NH2। अब बात की जाए बीच में कौन रह गया, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, और वो जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जो यौगिक बना है इसी को कहा जाता है यूरिया, और ये जो यूरिया है वो होता है एक कार्बनिक पदार्थ। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम फ्रेडरिक वॉलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था। आ रही बात समझ में? नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी पहली बात फ्रेडरिक वॉलर की। नेक्स्ट सेकंड बात, हेडिंग लिखिएगा, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अच्छा, आपने 10th क्लास में सुना होगा कि एक कार्बन जो है वो 4 परमाणु के साथ में जुड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि एक कार्बन परमाणु अन्य कितने के साथ में जाके जुड़ सकता है, 4 के साथ में। आ रही है बात समझ में? इसी को ही कहा जाता है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की चतुर्संयोजकता, कार्बन की चतुर्संयोजकता। भैया आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक कार्बन जो है वो अन्य 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ सकता है। वो जो जुड़ता है उसी को ही कहा जाता है संयोजकता, और अन्य कितने के साथ में, 4 के साथ में, इसलिए चतुर्संयोजकता। तो इसमें लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ, अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ने की, अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है,
अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है, इसे ही कार्बन की चतुर्थ संयोजकता, इसे ही कार्बन की चतुर्थ संयोजकता कहा जाता है, इसे ही कार्बन की चतुर्थ संयोजकता कहा जाता है। देखिए इसके पीछे भी रीजन होता है, समझिएगा। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, कार्बन जो है वो 6th पोजीशन पे आता है इन पीरियोडिक टेबल। कार्बन जो है वो 6ठे स्थान पे आता है आवर्त सारणी में। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अभी हमने बात की थी 1s2 2s2 2p2। आ रही है बात समझ में? देखिए कोई भी परमाणु हो वो कब जुड़ता है, जब उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु के या किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिकतम उतनी ही बॉन्डिंग कर सकता है। यहां पे देखिए कार्बन परमाणु जो है उसके पास बाह्यतम कोश, देखिए ये पहला कोश है, ये दूसरा, ये जो S है वो तो कक्षक होते हैं, ये S P D F ये क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। ये जो है पहला ये कोश होते हैं। आपको पूरी की पूरी संरचना बताई जाएगी, अभी प्रताप जी सर आपको पढ़ा रहे हैं परमाणु की संरचना, उस परमाणु की संरचना में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से परमाणु के चारों तरफ कोश होते हैं, उपकोश होते हैं, कक्षक होते हैं, सारी बातें। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा ये जो 1 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, ये 1 इंडिकेट कर रहा है कोश को कि ये भैया पहला कोश है, ये सबसे बाहरी कोश नहीं, ये सबसे अंदर वाला कोश। आ रही है बात समझ में? ये S क्या इंडिकेट कर रहा है, S इंडिकेट कर रहा है कक्षक को। आप पढ़ेंगे कि S कक्षक गोलाकार होता है, P कक्षक डंबलाकार होता है, D कक्षक जो है वो द्विडंबलाकार होता है, जबकि F कक्षक जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ये इंडिकेट कर रहा है पहला कोश को, S जो है वो इंडिकेट कर रहा है कक्षक को, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2 ये इंडिकेट कर रहे हैं किसको भी, इलेक्ट्रॉन्स को। आ रही है बात समझ में? तो मैंने अभी कहा कि कार्बन की 4 संयोजकता क्यों होती है, क्योंकि किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोश में वो अधिकतम उतनी ही बॉन्डिंग कर पाएगा। अब देखिए इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, ये वाला और ये वाला, यही है दूसरा। अच्छा ये S और P ये क्या है, कक्षक है। ये तो इस बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और इस वाले में भी अधिकतम कितने, 2। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है इसके बाह्यतम कोश में, कार्बन के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 4। देख लीजिए इस दूसरे कोश के S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और इसी दूसरे कोश के P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्बन है वो अन्य कितने परमाणुओं के साथ, 4 परमाणुओं के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है, इसे ही कार्बन की चतुर्थ संयोजकता कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा कार्बन की चतुर्थ संयोजकता, इसका मतलब कार्बन जो है वो अन्य 4 के साथ में जुड़ने की क्षमता रखता है। चलो ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा वो किस प्रकार से जुड़ सकता है वो समझिएगा। ये कार्बन वो अन्य 4 के साथ में जुड़ सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी योग्यता कितनी, अधिकतम जुड़ने की 4। अब देखिए हो सकता है अलग अलग कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन फर्स्ट हो सकता है चारों के चारों एकल बंध हो, चारों एकल बंध हो, यह भी तो हो सकता है। भी हो सकता है कार्बन से जुड़ने वाले अन्य परमाणु जो है वो कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कार्बन जो है वो सारे के सारे एकल बॉन्डेड हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH4 नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो टेंशन मत लीजिए, आपके IUPAC में फुल आएगा ही। CH4 इसको कहा जाता है मेथेन। अच्छा मेथेन, इसकी संरचना देखिएगा किस प्रकार की होती है, बीच में तो होता है कार्बन और इस कार्बन के चारों साइड में जुड़ा होता है 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो श्योर हो गया कि कार्बन की संयोजकता होती है 4।
ये मेरे को संयोजकता दिख रही है, 4 संयोजकता है। आ रही है बात समझ में? ये है कार्बन की 4 संयोजकता। अच्छा, 4 संयोजकताओं के साथ में जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन परमाणु। आ रही है बात समझ में? अब ये कार्बन के साथ में जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन परमाणु क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है वो किस प्रकार का है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की संरचना भी हो सकती है चारों संयोजकताएं एकल बंध के रूप में हो। जैसे कि और बात की जाए, एक यौगिक होता है C2H6 जिसका नाम होता है एथेन। C2H6 एथेन किस प्रकार की संरचना होती है समझिएगा एथेन की। देखिए इसमें 2 कार्बन, ये हैं 2 कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये है सारी की सारी संरचना C2H6 जिसको कहा जाता है एथेन। अब समझिएगा, अपने सबसे पहले देखते हैं कि क्या कार्बन की संयोजकता 4 आ रही है क्या? देख लीजिए, 1 2 3 4। इसका मतलब एक कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। ये श्योर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या इस कार्बन की संयोजकता भी 4 है? बिल्कुल है। 1 2 3 4। इसका मतलब दोनों कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है? 4 है। चलो ठीक है, ये तो ठीक है। अब देखिए चारों के चारों क्या है? सिंगल बंध है, एकल बंध है। इसका मतलब हो सकता है चारों के चारों जो संयोजकता है वो एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हो। तो ये नोट कर लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हो सकता है चारों के चारों एकल बंध हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड हो सकता है भाई, आपने कहा कि 4 बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है इस प्रकार से। ये तो आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी। अब देख लीजिए, हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो, ये भी तो हो सकता है। यानी कि एक द्विबंध, एक द्विबंध तथा 2 एकल बंध हो, तो भी संयोजकता तो 4 ही होगी, बस वो बॉन्ड जो है वो जुड़ने का तरीका अलग हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, बॉन्ड के जुड़ने का तरीका अलग हो जाएगा। चलिए, ये जो कंडीशंस हैं, इसके अलावा 2 कंडीशंस और भी हैं। वो जो कंडीशंस हैं वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।